नमस्कार दोस्तों, डीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट सी टेट से संबंधित सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियोस। बात करेंगे डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट की फ्रॉवेल, किलपैट्रिक, मिस एलन पार्कहर्स्ट या डाल्टन की, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। भाई किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर का चला जाएगा 3 के साथ चला जाएगा। करेक्शन को मैं देख लेता हूं। मिस पार्कहर्स्ट ने एक और क्वेश्चन बनता है कि मुझे बता दीजिएगा किंडरगार्टन जो है पद्धति, क्या सर किंडरगार्टन जो पद्धति है वो किसने स्टार्ट करा था? तो किंडरगार्टन पद्धति फ्रॉवेल ने, डाल्टन विधि हेलन पार्कहर्स्ट ने, खेल विधि हेनरी कार्डवेल कुक ने, और अगर हम कहें खोज विधि तो आर्मस्ट्रांग ने। एक और आती है प्रोजेक्ट विधि, उसको किया था आपके किलपैट्रिक साहब ने। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। विकृत लिखावट, कल हमने क्वेश्चन कराया था आपका डिसकैलकुलिया से, मतलब अगर आपको बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है चीजों को, यानी पढ़ने में अक्षम विकार है, तो हम कहते हैं सर उसको डिस जो है लेक्सिया। और हमने कल डिसकैलकुलिया को भी बताया था। हमने कहा अगर बच्चे की कैलकुलेशन में विकार है तो वो डिसकैलकुलिया हो जाएगा, अगर बच्चे में तनाव का विकार है तो वो डिस्थीमिया हो जाएगा, अगर बच्चे में लिखने का विकार है तो वो डिस्ग्राफिया हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्राफिया। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी अगर बच्चा लिखेगा तो भाई ग्राफ को पेंसिल से लिखेगा या पेन से लिखेगा तो उससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। यानी ग्राफ अगर लिख रहा है, ट्रिक क्या है, अगर ग्राफ बनाएगा तो वो कैसे बनाएगा? लिख कर बनाएगा। तो लिख नहीं पा रहा है तो वो डिस्ग्राफिया हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है गाइस। कह रहा है सर वाइगोस्की तथा पियाजे, क्या सर वाइगोस्की तथा पियाजे की बात कर रहा है, वाइगोस्की और पियाजे की बात कर रहा है, इनके परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता क्या है? बहुत अच्छे गाइस, मजा आ गया। तो सर जी अगर हम बात करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, और सिंपल सा क्वेश्चन आप ये जानते थे, आप ये कहते थे, सिर्फ वाइगोस्की कहते थे कि सामाजिक तौर पर बच्चे का विकास होगा। जेडपीडी का सिद्धांत दिया था, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी समीपस्थ का विकास, और दोनों में मतभेद बहुत थे। पियाजे कहते थे कि यहाँ पर अवस्था के साथ होगा, वो कहते नहीं साहब अवस्था के साथ नहीं होगा, हम नहीं मान सकते, हम तो समाज के हिसाब से करेंगे कि बच्चा अंतः क्रिया से विकास होता है। वाइगोस्की तथा पियाजे के प्रमुख में विभिन्नता ये थी कि भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके अपने अलग अलग दृष्टिकोण थे। यानी भाषा एवं चिंतन, कोई कहता था कि भाषा पहले आएगी, है ना, कोई कहता था विचार पहले आएगा, तो कोई कहता था विचार पहले आएगी, तो कोई कहता था भाषा बाद में आएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर ये रहा। शैक्षिक जो है व्यक्तिक विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को, यहाँ पर अगर हम बात करें एक शैक्षिक दृष्टि से, कुछ शिक्षार्थी आपके स्कूल में हैं और आप वहां पर पढ़ा रहे हैं, तो वहां पर व्यक्तिक विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं कौन? बच्चे। तो एक तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए व्यक्तिक विभिन्नता वो होता है जो आप कहते हैं कि दो व्यक्ति कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं, दोनों के अलग अलग आचार विचार हो सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो यहां पर पर्सनालिटी डिफरेंस की बात होती है सर जी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? क्या यहां पर कह रहा है शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, क्या यह हो सकता है? नहीं सर। कठोर अनुशासन सुनिश्चित करने चाहिए, बिल्कुल नहीं। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, इससे प्रेशर बढ़ेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि साथ में लिखा है हम अनुभव को उपलब्ध करा रहे हैं। बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन लेते हैं बिना ऑप्शंस का क्वेश्चन लेते हैं कि भाई आईक्यू बराबर क्या होता है, यानी आईक्यू बराबर बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है, ये आपको बताना है। केवल एक क्वेश्चन इस वीडियो में लिया है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझना पड़ेगा, अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छे। देखो आईक्यू बराबर होता है, क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु होता है। ठीक है, और इंटू 100 होता है। याद रखिएगा, अगर हम ये आपसे कह दें कि बुद्धि लब्धि के इस सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था, तो इस सूत्र का प्रतिपादन किया था स्टर्न महोदय ने, इसलिए आईक्यू के जनक स्टर्न हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा चेंजमेंट हो गया, और थोड़ा सा चेंजमेंट हुआ और हमने कह दिया, क्या सर, हमने ये कह दिया कि अब हमने 100 लगा दिया है। अब बताइएगा ये सूत्र किसने दिया है? तो ये सूत्र दिया है आपका टर्मेन ने। किसने दिया है? टर्मेन ने दिया है। अब ये बताओ कि बुद्धि लब्धि के जनक थे स्टर्न, लेकिन बुद्धि लब्धि मापन के जनक हो गए टर्मेन। तो दोनों में डिफरेंस समझना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िएगा, जवाब दीजिएगा। बहुत बढ़िया। मानसिक एंड वास्तविक इंटू 100, बहुत बढ़िया। भगवान दास, बहुत बढ़िया। दीपक, इसके अलावा बहुत सारे बच्चे हैं। ज्योति उपाध्याय, अगर हम बात करें प्रदीप, टुक टुक एंड
शोभनाथ प्रजापति, बहुत अच्छे। तो अगर हम सर जी बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्क्रीन पर ये रहा, आपका जवाब दीजिएगा। कह रहा का निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है, मैं आपको कह देता हूं कि ए सही है, बी सही है, सी सही है। तो आप कहते हो कि कहीं ना कहीं यहां पर लघुरात्मक की बात नहीं है सर, ठीक है ना। यहां पर अगर हम कह सकते हैं कि इसको हमने लघु उत्तरीय की बात कर रहा है क्या, नहीं सर, ठीक है। मुक्त प्रश्न वाले की बात कर रहे हैं, नहीं। हमेशा आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न टिक और लगाना होता है, यह बताना होता है कि ये सही है या गलत है भैया, ठीक है। तो आपकी अगर चेक होती है कॉपी तो आप कहते हो सर या तो सही है या तो गलत है ना। ये आप कह सकते हो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सबसे करीब वाला आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। निबंध तो एक बड़ा क्षेत्र हो जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, देखना कितना मजेदार क्वेश्चन है और आप कहोगे सर बहुत बेहतरीन। बताएं, देखिएगा कैसे हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 1800 बच्चे देख रहे हैं लाइव। बच्चे यहाँ पर एक बार शेयर कर दोगे। आज देखिए यूट्यूब प्रॉब्लम सही हो गई है, तो आपसे निवेदन रहेगा, पिछली बार जो है लाइव नहीं दिख रहा था, लेकिन आज आपसे निवेदन रहेगा कि 5 बच्चों को 5 दोस्तों को शेयर जरूर करें। जी हाँ, आज जो है रिकॉर्ड तोड़ देना है, ठीक है। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की क्या यानी डॉट डॉट के बारे में चिंतित है। मतलब क्या कह रहा है, एक शिक्षक आप हैं, आप एक शिक्षक है, अपने ऊपर लेना सवाल, अपने ऊपर सवाल लेना मेरे भाई। यहां पर कह रहे हैं आप जो है क्या कर रहे हैं, परीक्षा हाल में बैठे हैं और क्या कह रहे हैं कि प्रश्न पत्र को बराबर जो है जांच रहे हैं। मतलब जो है प्रश्न परीक्षा नहीं अभी कराई है, प्रश्न पत्र आपके हाथ में और आप कह रहे हैं जांच रहे हैं उसको, यानी ये सही है या नहीं है। तो वो आप क्यों कर रहे हैं, आप क्या परीक्षण उसमें कर रहे हैं। तो आपका जो उद्देश्य है ना वो ये कह रहा है कि क्या संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने। भाई ये तो जरूरी नहीं है कि परीक्षा अर्धवार्षिक है या वार्षिक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। प्रश्नों के प्रकार इंपॉर्टेंट नहीं है, विश्वसनीयता इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई आप ये कह रहे हो, क्या कह रहे हो कि आपका जो एम है परीक्षा लेने का, आप ये देख रहे हो कि बच्चे के सिलेबस से है या नहीं है, बच्चे की एज के हिसाब से, क्लास के हिसाब से हैं, क्या वाकई में परीक्षा में ये प्रश्न वैध हैं। अगर वैध हैं तो हम बच्चों के सामने ये रखेंगे पेपर, नहीं तो नहीं रखेंगे, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यही क्वेश्चन आपका पेडागोजी में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर ये रहा, शिक्षार्थी व्यक्ति, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिएगा ये क्वेश्चन मैं रिपीट कर चुका हूं, लेकिन ऑप्शंस में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, कोई बात नहीं, इस वीडियो में रिपीट है क्वेश्चन, चलो देख लीजिएगा। शिक्षार्थी व्यक्ति विभिन्नता करते हैं। शिक्षार्थी कक्षा में व्यक्तिक विभिन्नता का मतलब होता है इंडिविजुअल डिफरेंस की बात होती है, पर्सनालिटी डिफरेंस की बात होती है, ठीक है। तो कहते हैं सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए, अतः शिक्षक को आपको क्या करना पड़ेगा, यही हमने ऑप्शन में डी लगाया था पहले वाले उत्तर में, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्वलन का उदाहरण है। भैया अगर हम आपसे ये कह दें कि पुनर्वलन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पुनर्वलन का जनक कौन है, तो आप डायरेक्ट कह देते हो कि भाई पुनर्वलन का जनक जो है ना वो सीएल हल है, यानी क्लार्क हल है। क्यों, क्योंकि अगर आप हल है, ट्रिक मैंने बताई थी, अगर आप हल चलाओगे तो बल लगेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, पुनर्वलन का यूज किसने करा था। पुनर्वलन का यूज आपका क्रिया प्रसूत में स्किनर ने किया था। बच्चे को पुनर्वलन दिया जाना चाहिए, बिल्कुल दिया जाना चाहिए। अगर प्राणी अच्छी तरीके से सकारात्मक कार्य कर रहा है तो उसको पुनर्वलन दिया जाना चाहिए। अब देखो इसमें कैसे लगाना है, हमें सारे आंसर निगेटिव वाले काट देने हैं। नहीं लता, काट दिया नहीं। उत्तर देने में नहीं कर सकता, काट दिया नहीं। अरे नहीं, काट दिया नहीं। तो बचा तो मेरे पास ऑप्शन नंबर 4 ही है, तो यही हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन था सकारात्मक क्वेश्चन पूछे तो सकारात्मक आंसर, नकारात्मक क्वेश्चन पूछे तो नकारात्मक आंसर, है ना। तो याद रखिएगा पुनर्वलन का उदाहरण है सुनील तुमने सही कहा, यानी पॉजिटिव वे में आंसर देना है, यही होता है पुनर्वलन का आंसर। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यानी अगर प्राणी सही दिशा में कार्य कर रहा है तो स्किनर कहते हैं तुरंत आपको पुनर्वलन देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अधिगम प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वोपरि है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया साहब। तो सर जी अगर हम बात करें, सिंपल सा क्वेश्चन है कि अधिगम प्रक्रिया, आपको बच्चों को पढ़ाना है और पढ़ाओगे किसे, यानी बच्चों को, और पढ़ाएगा कौन, शिक्षक। कैसे, अपनी शिक्षण विधि से।
तो मुझे बस इतना बता देना, ऑप्शन में कहीं छात्र है? नहीं सर, ऑप्शन में शिक्षण विधि नहीं, शिक्षण विधि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना शिक्षक इंपॉर्टेंट है। यानी शिक्षक की भूमिका सर्वोपरि है। अगर शिक्षक नहीं होगा तो उसकी शिक्षण विधि का और छात्रों के ज्ञान की और शिक्षण सामग्री का कोई भी मोल नहीं है मेरे भाई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 27 चला जाएगा, 3 के साथ चला जाएगा। शिक्षक की अहम भूमिका होती है अधिगम में। अधिगम को कहते हैं सीखना, और सीखने का मतलब होता है लर्निंग इंग्लिश में। ठीक है, बहुत बढ़िया। चैनल को सब्सक्राइब गाइस इसलिए करें क्योंकि सुबह 11 बजे से लेकर और रात के 11 बजे तक क्लासेस सिलसिला थमता नहीं है। टाइम बता देता हूं, सुबह 11 बजे, रात के 8 बजे PM आना है और रात के 10 बजे तीनों लाइव क्लास में बिल्कुल जुट जाना है। कल से आपकी बिल्कुल व्याख्यात्मक क्लासेस होंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी ये नोटिफिकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल पाएंगे। हम यहाँ पर पेड कोर्स की बात नहीं करते हैं, मैंने बार बार ये रिपीट किया है। क्वेश्चन नंबर 11, जिन बच्चों में उपलब्धि अभिप्रेरणा अधिक होती है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। अभिप्रेरणा का मतलब होता है किसी बच्चे को मोटिवेट करना। ठीक है, प्रेरणा तब तक चलती है जब तक प्राणी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता। चाहे आपका टेट का लक्ष्य हो, चाहे आपका एक सरकारी नौकरी का लक्ष्य हो, आपका लक्ष्य मिलेगा, अभी प्रेरणा खत्म हो जाएगी, फिर आगे दूसरा कोई लक्ष्य होगा, उसके लिए स्टार्ट फिर से हो जाएगी। हम कहते हैं कि माता पिता प्रायः क्या करते हैं? उपलब्धि यानी अभिप्रेरित करना है बच्चों को, तो क्या करेंगे माता पिता? स्वतंत्र को हतोत्साहित करेंगे, निगेटिव आंसर है। मानकों की प्राप्ति हेतु असफलता का दंडित करेंगे, निगेटिव आंसर है। बच्चों के व्यवहार को बिना शर्त स्वीकार करते हैं, तो यह बताओ, बिना शर्त स्वीकार करते हैं, क्या हमें शर्त की बात लेनी है? हमें क्या बच्चे शर्त देंगे कि भाई बच्चा ये कहेगा आपसे कि ये शर्त पे मैं पढ़ूंगा, ये शर्त पे मैं करूंगा, अगर मुझे एक घोड़ा गाड़ी खरीद दोगे तो ही मैं कक्षा 10 में इतने नंबर लाऊंगा, अगर मुझे एक ट्रेन खरीद दोगे तो ही मैं इतने नंबर लाऊंगा, ऐसा तो नहीं कहता ना। तो इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बच्चे के माता पिता चाहते हैं कि ऊंचे मानदंड स्थापित करते हैं, यानी उनको अधिक से अधिक मोटिवेट किया जाए जिससे बच्चा अच्छी तरीके से लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 गाइज, बहुत बढ़िया। तो सर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 कि कौन सा अभिप्रेरणा का आंतरिक स्रोत नहीं है? अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा का मतलब होता है, वही बात मैं दोहरा रहा हूं कि भाई सिंपल सी बात है कि अगर बच्चे को सकारात्मक आप प्रेरित करते हो तो बच्चा बेहतरीन तरीके से काम करेगा, लेकिन अंदर से आवाज आनी चाहिए। अभिप्रेरणा के लिए आपको आवश्यकता होनी चाहिए कि भाई ये आखिर हमें जरूरत क्यों है नौकरी की, प्रोत्साहन मिलना चाहिए पीछे से। अंतर्नोद आपके अंदर भाई उद्दीपक की बात नहीं होगी, भाई अंतर्नोद तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिप्रेरणा बराबर होता है मौलिकता प्लस उपयोगिता, आप सभी अच्छी तरीके से जानते हो। दूसरी चीज हमसे पूछा था, नहीं है राइट आंसर, प्रतिद्वंदता नहीं होनी चाहिए, यही सबसे खराब आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर गाइस 13 की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। सर जी अगर हम बात करें, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 12 का बी, 12 का बी, भाई 12 का बी कैसे दे रहे हो भाई? शिखा जी 12 का बी कैसे दे रहे हो आप? सोनिया 12 की बी कैसे दे रहे हो? हमें निगेटिव आंसर भी तो देना, प्रतिद्वंदता कैसे हम ले लेंगे? सिंपल सी बात है। 13 का क्वेश्चन दीजिएगा, अगर बच्चा खेल के मैदान में जाएगा तो वो कौन सा गुण लेकर वापस आएगा? तो वो क्या भौतिकता लेकर आएगा? नहीं साहब, व्यवसायिक लेकर आएगा। क्या वो एकदम से व्यवसाय करने लगेगा? क्या वो नैतिकता लेकर आएगा? नैतिकता ला सकता है, लेकिन सामाजिकता का विकास सबसे तेजी से होता है कि भांति भांति के बच्चे खेल के मैदान में आते हैं और भांति भांति के तबके, भांति भांति के सोसाइटी के बच्चे वहां पर आते हैं, उनकी अभिवृत्ति और आपकी अभिवृत्ति उनमें जाती है, तो सामाजिकता का यहां पर विकास होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? यानी सिंपल से क्वेश्चन पूछो, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उनको कहा जाता है। देखो स्थायी परिवर्तन में एक वर्ड जुड़ा है, अभ्यास। हम ये कहते हैं कि जब तक बच्चा अभ्यास नहीं करेगा चीजों को सीखेगा नहीं। तो यार सिंपल सी बात है, जब व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा वो सीखना हो जाएगा। और मैं ये बार बार बता चुका हूं कैसा स्थायी परिवर्तन होना चाहिए। अधिगम में स्किनर ने ये कहा था कि सीखना एक उत्तरोत्तर प्रक्रिया है। अधिगम में क्रो एंड क्रो ने कहा था कि सीखना एक आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति की प्रक्रिया है। और अधिगम में गिलफोर्ड ने यह कहा था कि भाई
क्या है? व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आहा, क्या बात है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। अगर आप दिमाग में लगा गए ना, यहाँ पर किताबों की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पर दिमाग को जरूरत पड़ती है। दिमाग को हिला देने वाले क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए लास्ट में क्वेश्चन रखा है। आपके लिए गाइस लास्ट में क्वेश्चन रखा है। बहुत बढ़िया, मजा आ गया एकदम से। आपके कमेंट, हर कमेंट में बच्चा मुझे चाहिए लास्ट तक। धीरज, शिखा, पायल, ऐश्वर्य, संध्या, जया राठौड़, बहुत बढ़िया। बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। लगभग 2400 बच्चे लाइव हैं, 2400 बच्चे लाइव हैं। छाया, रतन, सोनाली, दिनेश, प्रदीप, नेहा। देखिएगा, स्मृति का मतलब होता है याद करना और विस्मृति का मतलब होता है भूल जाना। स्मृति में पहचान, अगर आपको चीजें याद होंगी तो आप कह दोगे कि हाँ, मैं इस भली भांति इस बच्चे को जानता हूं, पहचान लोगे। हम ये आपको देसी भाषा में बता रहे हैं। अब क्या करोगे? उसको पहचाना, उसको पढ़ा, आप अपने दिमाग में उस चीज को धारण कर सकते हो कि हाँ, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में फिट हो गया है। स्मृति से आप क्या करोगे? उसको अगर आप रिवीजन करोगे, जैसे आप टेट के लिए रिवीजन करते हो, आपने नोट्स लिखे होंगे, रिवीजन करते हो, तो आप पुनः स्मरण कर सकते हो। ये स्मृति से संबंधित है। हमसे पूछा था नहीं है, तो भाई फोर्थ ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अनुभूति, हमें कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं, अनुभूति का कोई मैटर ही नहीं बनता है। तीनों ऑप्शन आपके सामने है, फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 गाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कृष्ण, अरविंदो एंड अनीता, अभय दीक्षित, रवि, धनंजय, गीता, सभी बच्चे लाइक करेंगे एक साथ में, सभी बच्चे। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को, मांग का सिद्धांत, मैस्लो का सिद्धांत, ट्रायंगल सिद्धांत, कुछ नियम दिए थे। कहा था कि बच्चे को या व्यक्ति को सबसे पहले एक रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, फिर उसको शारीरिक और भावनात्मक और जो भी आपकी आर्थिक आपको रक्षा करने के लिए उसकी रक्षा भी चाहिए। भाई, जानवर खा जाएगा, ठीक है। तो यार सिंपल सी बात है, जितनी भी व्यक्ति की मांग है, आवश्यकता है, तो वो मैस्लो के अभिप्रेरणा के सिद्धांत जाती है, यानी ट्रायंगल सिद्धांत दिया था मैस्लो ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट चला जाएगा। मैस्लो का सिद्धांत मांग का सिद्धांत कहलाता है, आवश्यकता का सिद्धांत कहलाता है, ट्रायंगल का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है ना। और आपका एक लक्ष्यवादी सिद्धांत भी कहलाता है, ठीक है। इसको हम आत्मीयकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। बहुत बढ़िया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर गाइस 17 स्क्रीन पर है। कोई बच्चा गलत नहीं करेगा, कोई बच्चा गलत नहीं करेगा गाइस। मजा आ गया। वहार, नूतन, संगीता, पूजा, बहुत अच्छे। तो सर जी, अगर हम बात करें मनोविज्ञान के अनुसार बुद्धि सीखने की क्षमता है। बिल्कुल सर, अमूर्त चिंतन की अवस्था। अगर मैं आपसे ये कहूं कि बुद्धि कैसी है, तो बुद्धि अगर मूर्त है या अमूर्त है, तो बुद्धि याद रखना मेरे भाई याद रखना कि बुद्धि अमूर्त है, क्योंकि आप बुद्धि को देख नहीं सकते। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जो जितनी जटिलता से काम कर सकता है, वही ज्यादा बुद्धि वाला होगा। बुद्धि अमूर्त होती है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि, ठीक है। यांत्रिक बुद्धि भी हम कहते हैं उसको। तो राइट आंसर अभी फिलहाल ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा, ठीक है साहब, 3 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, यानी 1 और 2 दोनों। TAT, यहां से आपके 4 क्वेश्चन बनेंगे। TAT व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? 3 क्वेश्चन बनेंगे, और जिसमें एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन आता है, हमेशा एक क्वेश्चन आता है गाइज। सर जी जल्दी से यहां पर करेंगे कमेंट। तो अगर सर बताएं, यहां पर TAT एक है प्रक्षेपी विधि। क्यों? क्योंकि TAT का मतलब होता है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, यानी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। अगर पूछे कि इसके जनक कौन है, तो इसके जनक है मुर्रे एवं मॉर्गन। रोज रिपीट करता हूं, मॉर्गन है। क्यों, कैसे याद करोगे? टेट का परीक्षा ट्रिक है। टेट का परीक्षा अगर पास में आता है तो आप कहते हो मुंह से, अरे मर गए, अब तो एडमिट कार्ड भी आ गया। तो इसलिए टेट को टेट कर लेना, मरे एवं मॉर्गन हो जाएगा, प्रक्षेपी विधि है। ऐसे ही CAT होता है, लियोपोल्ड बैलक है, चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट। ऐसे ही आपका SCT होता है, सेंटेंस करेक्ट टेंस होता है, ठीक है ना। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। IVT इंक ब्लॉक टेस्ट होता है, हर्बन रोरसा हो जाएंगे, प्रक्षेपी विधियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 आपका स्क्रीन पर ये रहा, बताना है साहब। बहुत बढ़िया साहब।
तो सर जी अगर हम बताना चाहेंगे क्वेश्चन नंबर, हर बहन हर भाई सही तरीके से देखा इस क्वेश्चन को सही तरीके से, अधिगम समृद्ध होगा। अधिगम मतलब आप एक शिक्षक शिक्षिका हैं स्कूल में और आप कहते हो अधिगम का मतलब होता है बच्चा सीखेगा। बच्चा सीखने में कैसे प्रगति करेगा? शिक्षकों द्वारा विविध प्रकार के व्याख्यान व स्पष्टीकरण। हमें व्याख्यान देना ही नहीं, तुरंत क्वेश्चन के ऑप्शन की गर्दन उड़ा दो, क्वेश्चन करने का तरीका समझो। कक्षा में नियमित अंतराल पर परीक्षण दिया जाए, बिल्कुल उड़ा दो, ये प्रेशर को तय करेगा। कक्षा में वास्तविक घटनाओं के उदाहरणों के माध्यम से शिक्षण कार्य किया जाए या कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। तो भाई सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर यहां पर 3 के साथ चला जाएगा। कहता है कि अगर कक्षा में वास्तविक घटनाएं, हमारा जो दिमाग है, हमारा जो माइंड है, वो हमारा कहां पर कैसे काम करता है, हमारा जो माइंड है वो इमेजेस पर काम करता है। हमें ये वास्तविक घटना पर, यानी जो आंखों देखी घटना है ना, उसको हम एग्जाम्पल के तौर पर हम शिक्षण कार्य करेंगे, बच्चे रुचि भी लेंगे। कहानी कविताओं से हम पढ़ाएंगे, बच्चे रुचि भी लेंगे और चीजें जल्दी सीख जाएंगे। क्वेश्चन बड़ा है, स्क्रीन को छोटा कर लेते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 20, बहुत बढ़िया। तो सर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। 2500 से ऊपर लाइव है, 2600 लाइव है। आप सभी से उम्मीद है कि आपने लाइक कर दिया होगा, क्योंकि बस आपसे एक उम्मीद रहती है, लाइक की। और जो नए बच्चे हैं अपना स्टेट जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कोई भी लाइव क्लास मिस ना हो, क्योंकि हमारे कमेंट आपके दिल से लगने चाहिए। सामने सारे कमेंट हैं, पीयूसी हैं, आरती हैं, डीके धवा हैं, पंकज यादव हैं, मधु हैं, बहुत बढ़िया। मूल्यांकन को उपयोगी तथा रोचक बनाने की प्रक्रिया के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? मूल्यांकन, मूल्यांकन का मतलब है बच्चे को आपने पूरी साल पढ़ाया, अब आपकी बारी है कि भाई बच्चे का मूल्यांकन करें। अलग अलग परीक्षा में तुलना करना, बहुत गलत आंसर। विद्यार्थी की बुद्धिमान औसत विद्यार्थी को उपाधि, बिल्कुल गलत बात। मतलब क्या आप अलग अलग करोगे विद्यार्थियों को? बुद्धिमान वाले हैं, कमजोर वाले हैं, अलग अलग करोगे? नहीं ना। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ये भी कट गया। प्रतिपुष्टि देने के लिए तकनीक भाषा का प्रयोग, बिल्कुल गलत है, इसलिए बचा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। शैक्षिक तथा सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी को सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करने के लिए, है ना, सिंपल सा आंसर है। और एक और ट्रिक बताता हूं, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना, याद रखना, सीटेट हो चाहे कोई भी टेट हो, 90% जब आपको कुछ भी ना आए, जब आपको कुछ भी ना आए, लेकिन मैं एग्जाम तब आपको पूरा टेट कर दूंगा, जब आपको कुछ भी ना आए ना, तो आप 2-3 क्वेश्चन में रिस्क ले सकते हो। कैसे? 2-3 क्वेश्चन में ऐसा रिस्क लेना जो क्वेश्चन का आंसर बड़ा हो, ठीक है, जो क्वेश्चन का आंसर बड़ा हो उसमें रिस्क लेना। हम पहली बात ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमें रिस्क लेने की जरूरत पड़े। माना कि 20 क्वेश्चन, पहला ऑप्शन बड़ा था, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्क्रीन पर ये रहा, 21वां क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा। लॉक करो सवाल, जल्दी से लॉक करो ऑप्शन। कौन सा लॉक होगा? ऑप्शन को लॉक करो, बहुत अच्छे। शिवम, सरिता, रीवा एंड रंजीत, आरती, जयश्री, गौतम, बहुत अच्छे। लोकेंद्र, जल्दी से लॉक करो एकदम से फटाफट। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सहायक सामग्रियां, दृश्य का मतलब होता है देखना, श्रव्य का मतलब होता है सुनना, यानी हम कह सकते हैं कंप्यूटर को, सिंपल सी बात, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड केवल दृश्य में आता है, रेडियो आपका केवल श्रव्य में आता है, दृश्य श्रव्य में कंप्यूटर आ जाएगा, लैपटॉप आ जाएगा। सहायक सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का उपयोग करती है, क्योंकि वे क्या है, शिक्षार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने के लिए। क्या बच्चे स्कूल आते हैं? क्या आप पढ़ाने के लिए जाती हो? नहीं ना। अधिगम बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियों का उपयोग? नहीं ना। शिक्षक को राहत प्रदान करते हैं या प्रभावी आकलन को सुविधा करते हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है या ऑप्शन नंबर 4 हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है या 4 हो सकता है। कमेंट फास्ट, बहुत अच्छे। तो बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। भाई ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बच्चे कह रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अधिगम बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम भाई इंद्रियां, नाक, कान, आंख, यही तो होता है ना, तो दृश्य श्रव्य में इसी का तो यूज होगा, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे 22। लॉक करिएगा क्वेश्चन का ऑप्शन को, लॉक करिएगा, बहुत अच्छे, लॉक करो भाई। और एक बार सभी बच्चे जितने हैं, आपसे उम्मीद रहेगी कि एक साथ में लाइक का बटन प्रेस करेंगे और मुझे पता चल जाएगा कि आपने लाइक का प्रेस कर दिया है बटन, बहुत बढ़िया। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें भाई, जितने भी देख रहे हैं, पता तो चलना चाहिए। व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियों में निम्नलिखित में से कौन सी विधि नहीं मानी जाती है? आपसे कह रहा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के आप जो है अगर मापना चाहते हैं तो उसका जो है ऑब्जेक्टिव, जो आपकी थ्योरी है,
भाई उसमें कौन सी विधि नहीं है? नियंत्रित परीक्षण, रेखांकित द्वारा प्रदर्शित प्रदर्शित मापनी, व्यक्तित्व के संकेत के रूप में शारीरिक परिवर्तन, अविज्ञापित प्रश्नावली। देखो हम वस्तुनिष्ठ विधियों के लिए क्या हम शारीरिक परिवर्तन मापते हैं? केवल हमें इतना बता देना तो बस भैया ये आंसर आपका गलत जा रहा है। बहुत लोगों ने आंसर गलत किया है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जाएगा। क्योंकि भाई नियंत्रित निरीक्षण नियंत्रण में होना चाहिए, रेखांकित द्वारा प्रदर्शित मापनी का प्रयोग करते हैं, अविज्ञापित प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं, लेकिन परिवर्तन की बात नहीं करते हैं संकेतों का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि हमें निगेटिव आंसर लगाना था। क्वेश्चन नंबर 23 बड़ा ही सुंदर सा क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। 2600 से भी ज्यादा लाइव, बहुत अच्छे। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को लॉक करो क्वेश्चन को। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डॉट डॉट से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। बहुत अच्छे, बताएं साहब। तो साहब अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, तो आप सर कहोगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। प्रतिभाशाली बच्चों की एक ही सिस्टम होता है कि वो बड़े ही एक काम को वो अलग अलग तरीके से कई विधियों से कर सकते हैं। इनमें क्या होता है कि अपसारी चिंतन की बात होती है, नॉट अविसारी चिंतन। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को सृजन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है जिसमें थोड़ी सी जटिलता हो। क्या सर? जटिलता हो। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 गाइस, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर बात करेंगे। बहुत अच्छे। अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन शामिल नहीं है? अधिगम एक लक्ष्य केंद्रित प्रक्रिया है। अधिगम एक लक्ष्य केंद्रित प्रक्रिया है। गैर अधिगम भी अधिगम एक प्रक्रिया है। शैक्षिक संस्थान ऐसा संस्थान है जहां अधिगम प्रक्रियाएं घटित होती हैं। अधिगम व्यापक प्रक्रिया है। क्या ये आंसर सही हो सकते हैं? बहुत बढ़िया। तो बस बच्चों का आंसर देखिएगा, समझिएगा इस क्वेश्चन को समझ लिया ना तो चीजें आगे आसान हो जाएंगी आपके क्वेश्चंस के एग्जाम्स में। देखो कैसे, अधिगम की प्रक्रिया में राइट आंसर पूछा था नहीं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्यों? देखिएगा फर्स्ट क्यों हो जाएगा, समझिएगा। अधिगम एक लक्ष्य केंद्रित प्रक्रिया है। क्या मैं आपसे कह दूं कि जो वृद्धावस्था में जो जीता है, क्या वो अधिगम नहीं करता? वो नहीं चीजें सीखता है, तो वो क्या लक्ष्य के लिए चीजें सीखता है? क्या नहीं ना, वो सारी चीजें अब कर चुका है, उसके लिए कोई लक्ष्य नहीं है। हमें बस इतना बताना, अधिगम कब तक चलता है? अधिगम मरते दम तक चलता है, कोई लक्ष्य नहीं इंपॉर्टेंट है। बच्चे विभिन्न अनुभव लेते हैं समाज में, ठीक है ना, जिससे बच्चे मल्टी टैलेंटेड बने, प्रतिभाशाली बने, सृजनात्मक बने और कोई भी कार्य आए तो जटिलता नहीं, सरलता से कर पाए। गैर अधिगम भी अधिगम है, बिल्कुल। अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो कुछ बाहर से मिल रहा है, सीखना है तो बिल्कुल है, चाहे अच्छा है या बुरा है। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन, शैक्षिक संस्थान ऐसा संस्थान है जहां अधिगम प्रक्रियाएं घटित होती, बिल्कुल बात सही है। तो तीसरा कैसे हो जाएगा? अधिगम व्यापक प्रक्रिया है, व्यापक तो है ही, एक लंबे समय तक चलती है ना, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। समझिएगा चीजों को। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 गाइस, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 25, तो सर जी बात करें अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। अभिप्रेरणा हमने कहा कि लक्ष्य तक चलती है, स्वाभाविक और कृत्रिम है ऑप्शन में, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण है, जन्मजात तथा अर्जित है, अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन है। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण दोस्तों जन्मजात तथा अर्जित होता है। कुछ बच्चे अभिप्रेरणा पेट से लेकर आते हैं, कहते नहीं बच्चा बड़ा ही मल्टी टैलेंटेड है, इसकी माँ क्या खाती होगी, ठीक है। कुछ अर्जित करनी पड़ती हैं, यानी जन्म के बाद सीखता है बच्चा एनवायरमेंट और हेरिडिटी में। एनवायरमेंट पर अगर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो बच्चा सकारात्मक प्रभाव से सीखेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन को लॉक करिएगा, क्वेश्चन को साहब लॉक करिएगा। जितने भी अगर बच्चे यहां पर सेटिस्फाइड है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बस इसी उम्मीद के साथ करना चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि बस क्लास ना छूटे मेरे भाई, और एक सिलेक्शन की दरकार है मुझे, और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए।
निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्न वर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? तो देखिएगा, त्रिस्तरीय सिद्धांत बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा क्या? बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। भाई सिंपल सी बात है मेरे भाई, क्या भाई सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। स्टर्न वर्ग का सिद्धांत व्यवहारिक बुद्धि से रिलेट करता है, कैटल का सिद्धांत तरल बुद्धि से रिलेट करता है, बिने का सिद्धांत एक तत्वों के बुद्धि से रिलेट करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा, रहा है 27 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ये बहुत बढ़िया साहब, बताएंगे साहब, बताएंगे, बहुत अच्छे। तो सर अगर हम बात करें, क्या कक्षा 4 का बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है? यहां पर अगर बात कर रहा है, एक आप शिक्षक और शिक्षिका बन के स्कूल में हैं और आपने देखा कि कक्षा 4 में एक बच्चा बैठा है, वो कुंठित है, वो चिंतित है, भाई तो आप जान लोगे ना, पूछना तो नहीं पड़ेगा। क्यों जान लोगे? पहले से आप पंडित हो गया? नहीं ना, आप इसलिए जान लोगे क्योंकि आपने मनोविज्ञान पढ़ी है, और मनोविज्ञान ये कहता है कि मनोविज्ञान बच्चे के व्यवहार को परख लेता है। तो आप उसका चेहरा देख के पहचान लेंगे, उसको, उसके बारे में आप करेंगे क्या? उसके अभिभावक को शिकायत करेंगे क्या? आप ये करेंगे? आपने वेतन किसके लिए ले रखा है? अभिभावक के लिए ले रखा है। मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, अगर डॉक्टर ना हो तो स्वयं परामर्श की भूमिका का निर्वहन करेंगे, उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। और आप किसके लिए आए हो? स्वेटर बिनने या पानी पीने? ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो यहां पर हर बंदे को अच्छी तरीके, वो ऑप्शन नंबर 4 नहीं, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या हो जाएगा, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। सिंपल सी बात है, अगर हम निर्वाह नहीं कर सकते हैं तो हमें क्यों नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28। तो गाइस बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की, कि व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। व्यक्तिगत भेद, हमारे और आप में कुछ ना कुछ भेद होगा, यानी जो आप जानते होंगे मेरा ताल्लुकात वहां से बिल्कुल नहीं होगा, यानी जो नॉलेज आपको होगी मैं उसमें बिल्कुल जीरो होऊंगा। ये पक्का है, 100% है, रियलिटी है। जो आप में होगा मेरे में नहीं होगा। जो भी यहां पर वीडियो देख रहा है, वॉच कर रहा है वीडियो, क्यों? क्योंकि भाई आप सिंपल सी बात जानते हो कि एक वकील का क्षेत्र, चाहे जितना बड़ा वकील हो, उसका क्षेत्र और एक पोस्ट ऑफिस में वर्कर का क्षेत्र, आपसे कह दिया जाए कि वकील से पूछ लिया जाए कि आपकी रजिस्ट्री, पोस्ट ऑफिस में रजिस्ट्री कितने की होती है, नहीं बता पाएगा। सिंपल सी बात है कि भाई पोस्ट ऑफिस के बारे में वकील नहीं जानता तो वकील पोस्ट ऑफिस के बारे में नहीं जानता। ठीक, सिंपल सी बात है, दोनों के क्षेत्र अलग हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी व्यक्तिगत भेदभाव पाए जाते हैं वृद्धि स्तर पर, अभिवृद्धि पर, गतिवाही योग्यता में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सब अलग अलग अपना सिस्टम होता है, सभी अपने स्तर पर माहिर होते हैं, इसलिए कहते हैं यू आर यूनिक, यू आर टैलेंटेड। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किशोरों को अनुभव हो सकता है। किशोरों को अनुभव का मतलब है 13 से 18 साल। जीवन के बारे में संतुष्ट भाव का, चिंता और स्वयं से सरोकार का, या फिर हम कहें बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव जो है, भावना का, या सिद्धि के भाव का। सिंपल सा क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा साहब। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिएगा, किशोरों का जो अनुभव होता है जीवन के बारे में संतुष्ट भाव का होता है क्या? चिंता और स्वयं के सरोकार का होता है। संतुष्टि तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 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 क्या हो जाएगा, डर तो बिल्कुल कट गया, चिंता कट गया। ठीक है, हाँ जी, चिंता तो कट गया। बताओ, चिंता काट दिया तो फिर क्या बचा? देखिएगा, राइट आंसर सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर बी के साथ ही चला जाएगा। रियलिटी आंसर है। हमने देखा कि भाई आपको काट के दिखाऊं तो आप देख रहे हैं आंसर में डगमगाए, तो बच्चे आंसर सी देने लगे। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चिंता और स्वयं का सरोकार से होता है। इस एज में क्या होता है, बच्चा बहुत ही ज्यादा तनाव में रहता है, टेंशन में रहता है, चिंता में रहता है, अपने करियर के प्रति बड़ा ही चिंतित रहता है। दोस्तों ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें